जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी में जो सीटेट एग्जाम में या विभिन्न राज्य के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसका भी व्याख्या हम लोग करते चलेंगे और संपूर्ण व्याख्या करेंगे। यानी इतना डिटेल में चर्चा करेंगे कि हर प्रश्न की व्याख्या में आपको कई प्रश्न बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा देखिए, आपको टेट एग्जाम ये पास करा देगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी कौन सी ये कार्य योजना है जो द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। देखते हैं, उत्तराखंड गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में शामिल नहीं है। गंगा कार्य योजना के 2 चरणों में प्रारंभ किया गया था, यानी 2 चरण में इसको प्रारंभ किया गया था। गंगा कार्य योजना के तहत प्रथम चरण की शुरुआत जो हुआ था 1985 ईस्वी में, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, यानी उनके राजीव गांधी के शासनकाल में उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। और द्वितीय चरण की शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई। इस चरण में मुख्यतः यमुना नदी, दामोदर नदी, नदी को शामिल किया गया था। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण, यानी जो प्रदूषण को कंट्रोल करने, जैसे कि अपशिष्टों को नदी में गिरने से रोकना, उनके उपचार के लिए उपकरणों की स्थापना तथा कम खर्च में सैनिटेशन की सुविधा जैसे उपाय किए गए थे। लेकिन 2000 के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, यानी जियोथर्मल एनर्जी जो होता है किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन देखिए, पारंपरिक नवनीकृत संसाधन, या फिर अपारंपरिक अनवनीकृत, या फिर अपारंपरिक नवनीकृत, या फिर पारंपरिक अनवनीकृत। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर सी है, यानी भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक एवं नवनीकृत संसाधन है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर जो ताप संग्रह है उसके द्वारा निकाला जाता है। भूतापीय ऊर्जा ग्रहों के मूल गठन, यानी ग्रह का मूल गठन, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय तथा सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा लागत प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ, संपोषणीय और पर्यावरण के अनुकूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, यानी आर्कटिक मरुस्थल है उसका दूसरा नाम क्या है। टुंड्रा, सवाना, टैगा या स्टेपीज। तो इसका सही आंसर होगा ए, टुंड्रा। यानी टुंड्रा प्रदेश को आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है, यानी सूर्य की प्रकाश वहां पहुंचता ही नहीं है। साथ ही यह क्षेत्र लगभग 8 माह तक, यानी वर्ष में 8 माह तक यह बर्फ से ढका रहता है। इसलिए यहाँ की जलवायु अत्यंत शीत और शुष्क होती है ना। टुंड्रा प्रदेश जैसे आप देखते हैं कि उत्तरी कनाडा, अलास्का, रूस, साइबेरिया एवं आर्कटिक सागर के द्वीप समूह तक यह फैला हुआ है, विस्तृत है। अगला प्रश्न देखिए, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, यानी किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर बारीक मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी, सी सही आंसर है। यानी जल धारण की सबसे अधिक क्षमता चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार बहुत छोटा है ना, आप देख सकते हैं कि 0.002 है ना माइक्रो से भी कम होता है। ठीक है, तथा वजन, इसका वजन बहुत हल्का होता है। इसे मृदा के रंग, यानी इस प्रकार के जो मृदा होता है इसका रंग भूरा होता है। यह मृदा नदियों एवं झीलों के किनारे तथा दलदली जगहों पर पाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक भारत में किसको कहते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को, या फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, या फिर प्रोफेसर MOP आयंगर को, या फिर डॉक्टर B कुरियन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही आंसर इसका बी है, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनके नेतृत्व में ही भारत में गेहूं के उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो होता है 1960 के दशक में माना जाता है। इस क्रांति में उच्च उत्पादक बीजों, उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं का विकास आदि कार्य सम्मिलित थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नदी मुहाने के लक्षण हैं, यानी नदी का जो मुहाना होता है वहाँ किस प्रकार के लक्षण पाया जाता है। ताज़ा एवं खारा जल, या फिर समृद्ध जैव विविधता, या अधिक उत्पादकता, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा यहाँ उपरोक्त में से सभी। यानी नदी, यानी सभी नदियाँ किसी न किसी समुद्र में जाके मिलती है, और जहाँ
पर नदी सागर में मिलती है उस स्थान पर, यानी सागर में जल मिलती है तो सागर का पानी खारा होता है, और जो नदी वहाँ जाके मिलती है उसका पानी मीठा होता है। यानी उस स्थान पर खारे और मीठे पानी के मिलने से नदी में लाई गई मिट्टी आदि जमा होने लगती है। इसका कारण धीरे धीरे नदी की धारा कई छोटे छोटे भागों में बंट जाती है। इस क्षेत्र की नदी के मुहाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का जो नदी है उसका मुहाना कहते हैं। यानी नदी के मुहाने के लक्षण इस प्रकार है, ताजे जल भी मिलता है, खारा जल भी मिलता है, और समृद्ध जैव विविधता भी पाई जाती है, और अधिक उत्पादकता भी होती है, चूँकि ये मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है सूर्य का निकटतम ग्रह क्या है, यानी कौन सा है। आसान प्रश्न, सब जान रहे होंगे इसका आंसर। देखिए क्या होगा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। तो सही इसका आंसर डी होगा, बुध। यानी सूर्य का निकटतम ग्रह जो होता है, नियरेस्ट प्लेनेट जो होता है सन का, क्या है, बुध है। ठीक है, मरकरी है। इसके अतिरिक्त सौर ग्रह यानी बुध जो होता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, और यह सूर्य की परिक्रमा जो होता है, यानी सन के राउंड जो ये मूव करता है, मात्र 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी परिक्रमण काल इसका है 88 दिन, सूर्य की चक्कर लगा लेता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, यानी इस ग्रह का कोई चांद नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। भोपाल में लगभग 17 रमणीय झीलें होने के कारण इसे झीलों का शहर की संज्ञा दी गई है। यानी यहाँ पर 17 वो झील होता है, 17 झील पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग झीलों का शहर कहते हैं। इनमें जैसे हम लोग देखते हैं लोअर लेक और अपर लेक भोपाल शहर का मुख्य आकर्षक है, यानी बहुत सुंदर है ना, बहुत आकर्षक है लोअर लेक और अपर लेक। अगला प्रश्न चलते हैं। कहता है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी वे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी है जो गिरती है। ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा और सिंधु। तो क्लियर है, आसान प्रश्न है, आप जान रहे होंगे। यहाँ पर स्वर्णरेखा सही आंसर होगा। ठीक है, यानी स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ताप्ती, नर्मदा और सिंधु जो होता है वो अरब सागर में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी रांची जिले जो झारखंड में है, नगड़ी गाँव से निकलती है ना। यहाँ कहाँ से निकलती है, नगड़ी गांव से निकलती है, और बहुत सारे जलप्रपात बनाते हुए, ठीक है, जिसमें से हम लोग देखते हैं हुंडरू फॉल यहाँ पर सबसे प्रमुख है, जो हुंडरू फॉल जो सबसे बड़ा कहा जाता है प्रवाह की दृष्टि से। ठीक है, हालांकि ऊंचाई की दृष्टि से इसका स्थान दूसरा है बुढ़ाघाट के बाद। आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है ना, यानी ग्लेशियर के द्वारा हुआ है। लेपिज है ना, यू आकार की घाटी या भी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी यू आकार की घाटी। ठीक है, यू आकार की घाटी यानी जो स्थलाकृति का निर्माण जो होता है हिमानी ग्लेशियर के द्वारा हुआ है। पर्वतीय भागों में हिमानिया द्वारा बनाई गई घाटियाँ है ना, पार्श्ववर्ती यानी पार्श्ववर्ती लेटरल और तली अपर्दन के कारण सपाट तल वाली एक चौरस खुली होती है ना, चौरस होती है तथा खुली हुई होती है। अपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी पैरेलल यानी समांतर एवं है ना क्या होता है उन्नतोत्तर है ना, उत्तनोदर ढाल वाले यानी ढाल वाले होते हैं, खड़े ढाल वाले होते हैं। और जलप्रपात नदी द्वारा बनाई गई अपरदनात्मक स्थलाकृति होता है। ठीक है, यानी भी आकार की घाटी का जो निर्माण जो होता है, जो कि नई नदियाँ युवा नदियों के द्वारा होता है। लेपिज का निर्माण होता है कास्ट प्रदेश यानी चूना प्रदेशों में होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ग्लेशियर के द्वारा यानी हिमानी के द्वारा जो होता है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है। ऑप्शन देखिए, लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर होगा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यह उत्तरी अफ्रीका, यूरोप है ना, अनातोलिया एवं मध्य पूर्व के बीच में अवस्थित है, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इधर यूरोप है और इधर है अफ्रीका। ठीक है ना।
यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए जिब्राल्टर क्या है, जिब्राल्टर से जुड़ा हुआ एक जल डमरू मध्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यानी टाइटन जो सेटेलाइट है किसका नेचुरल सेटेलाइट है? वरुण, यानी वरुण, बुध, शनि या फिर शुक्र? तो इसका सही आंसर यहाँ होगा सी, शनि, यानी सैटर्न का। यानी टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के बाद शनि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अब तक ज्ञात उपग्रहों की संख्या 80 प्लस यानी 82 के आसपास है, ठीक है, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है यानी सबसे बड़ा सैटर्न का जो सेटेलाइट है वह है टाइटन है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है रिया है। क्या है? रिया है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं इओपेटस, डियोन, टेथिस, इनसेलाडस है ना, मिमास, एटलस, लापेटस, इंकलेडस, फाइबे एवं हेलन आदि शनि के अन्य उपग्रह हैं। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं लेकिन ये सब मुख्य हैं। बुध और शुक्र ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसा यानी प्लेनेट है जिसका कोई सेटेलाइट नहीं है। वरुण के लगभग 14 ग्रह हैं यानी उपग्रह हैं, सेटेलाइट हैं। अब हम लोग आज चलते हैं क्वेश्चन अगला प्रश्न। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? यानी किस मृदा का किस मिट्टी का निर्माण जो है लावा द्वारा हुआ है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। यानी उस चट्टान के टूटने फूटने, लावा के टूटने फूटने के कारण हुआ है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप यानी जो डेक्कन ट्रैप है ना, डेक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। देखिए इस एरिया में पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यानी इस मिट्टी की यह विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजियोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ या फिर कार्डियोग्राफ या फिर वायरोग्राफ? आसान प्रश्न, इसलिए इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ बी। यानी सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यह मापन रिक्टर तथा मर्केली स्केल के माध्यम से किया जाता है। याद भी रखना है किसके माध्यम से? रिक्टर एवं मर्केली स्केल के माध्यम से किया जाता है। रिक्टर स्केल केवल अंकित यानी उसमें जो होता है रिक्टर स्केल पर अंकित जो होता है वो 1 से 9 तक की संख्या का प्रत्येक अंक भूकंप मापी यंत्र पर 10 गुना आयाम को तथा 32 गुना ऊर्जा वृद्धि को ये निर्देशित करता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है? यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी? तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। यानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसे कछारी या फिर दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी देश के लगभग 40%, याद रखना है, लगभग 40% भाग पर यह फैला हुआ है तथा 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी में बालू, मृदिका तथा गाद विभिन्न अनुपात में यानी अलग अलग अनुपात में पाई जाती है। स्थिति का और जगह के अनुसार अलग अलग अनुपात में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग पीला, रक्ताभ, भूरा पाया जाता है। यानी उस तरह का होता है, पीला, रक्ताभ, भूरा कलर का होता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की अधिकता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? यानी कौन सा जो है रूपांतरण चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर? आसान प्रश्न, इसका सही आंसर सी होगा संगमरमर। ठीक है, संगमरमर रूपांतरित यानी कायांतरित शैल का उदाहरण है। कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूपांतरण से यानी अन्य चट्टानों के परिवर्तित होने के फलस्वरूप ही बनती है, निर्मित होती है। परतदार यानी जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, परतदार तथा आग्नेय चट्टान में
रूप परिवर्तन के फलस्वरूप कायांतरित यानी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, यानी जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स हैं उसके रूप परिवर्तन से यानी उसके परिवर्तित होने से, चेंज होने से ये रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। प्रमुख कायांतरित चट्टान में आप देख सकते हैं नीस, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, सीस्ट इत्यादि सभी जो होते हैं रूपांतरित चट्टान के, कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। आसान प्रश्न, इसका सही आंसर डी होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, यानी महासागरों के जल में सोडियम क्लोराइड NaCl लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रत्येक 1 लीटर पानी में 35 ग्राम, ठीक है, 35 ग्राम पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम तथा क्लोराइड आयन का अनुपात होता है। ठीक है, विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता टर्की का वान झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 330 यानी 330 इसको प्रतिशत नहीं समझना है, यानी 1 लीटर में 1000 ग्राम में 330 ग्राम जो होता है इसमें लवणता पाया जाता है, जो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, है ना, यानी राजस्थान में कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है? यहाँ पर देखिए, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक गैस। ऑप्शन देखिए, राजस्थान में प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन जो है नहीं है। राजस्थान में सौर नवीकरणीय संसाधन जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ प्राप्त की जाती है। इसका मुख्य संघटक मीथेन गैस होता है, यानी पेट्रोलियम का मुख्य संघटक क्या होता है? मीथेन गैस होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है, यानी भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यानी जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो इसका सही आंसर बी होगा। देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होता है जो पेनिनसुलर इंडिया का राज्य है। यानी भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य सम्मिलित है। वह भूखंड जो, यानी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यानी वह भूमि का खंड, यानी वह भूखंड जो 3 ओर जल से घिरा हुआ होता है और एक तरफ जो होता है मिट्टी का अंश होता है, यानी 3 तरफ से घिरे हुए क्षेत्र, 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम में अरब सागर, देख लेते हैं कि पश्चिम में अरब सागर आप फिगर में भी देख सकते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और उत्तर तरफ इधर देखिए भूमि है जो पूरा हिमालय तक गया है। ठीक है, आगे देखिए 42 में कहता है, निम्नलिखित में कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? ऑप्शन देखिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, यानी हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम, अफ्रीका के पूर्व तथा भारत के दक्षिण में स्थित है। यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, यानी मध्य एक आर्क है ना, आर्क यानी एक चाप के रूप में फैला हुआ है। हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग जो होता है 7,36,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त इस महासागर की जो होता है गहराई, हम लोग देखते हैं औसत गहराई जो होता है करीब 3750 यानी 3741 मीटर है, जिसका जो एवरेज डेप्थ है, एवरेज गहराई है, औसत गहराई है। उसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जल संग्रहण यानी जल संग्रहण के संबंध में वहाँ के क्षेत्रीय भाषानुसार, यानी वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अनुसार कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान खादीन, बिहार आहार, कर्नाटक कांदी या फिर तमिलनाडु एरिस। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी कर्नाटक कांदी। जल संग्रहण एक ऐसी युक्ति है, थोड़ा सा जानते हैं कि जल संग्रहण एक ऐसी युक्ति है
जिसमें भविष्य के लिए जल को संग्रह किया जाता है, यानी फ्यूचर में उसका हम लोग यूज कर सके उसके लिए संग्रह किया जाता है। ठीक है, जिससे जल की समस्या से निजात पाई जा सके। यह जल संग्रहण सिंचाई, पेयजल आदि काम के लिए किया जाता है, यानी उसके रूप में हम लोग निम्न रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जल संग्रहण के संबंध में कर्नाटक कांदी जल संग्रहण से संबंधित नहीं है। हम लोग यहाँ देखिए क्या होता है कि जल संग्रहण से संबंधित जो सही युक्ति है, देखिए खादिन जो कहा जाता है राजस्थान में, आहार कहा जाता है बिहार में, एरिस कहा जाता है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा जो है इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, यानी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान प्रश्न, जान रहे होंगे। देखिए ऑप्शन देखिए, 60%, 71%, 77% या 80%। तो इसका सही आंसर होगा बी, 71%। ठीक है, लगभग 71% जो होता है जल से आच्छादित है पृथ्वी। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 यानी 71% जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी के सतह पर विद्यमान जल का अधिकतम हिस्सा जो होता है झील, नदी, समुद्र आदि में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पर्वतीय शिखरों, हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं 71% जो होता है जल से घिरा हुआ है भूस्थल, और 29% लगभग जो होता है वह भूमि से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है, यानी लैंड स्लाइडिंग की घटना सबसे अधिक कहाँ होती है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ पर, या हिमालय पर, या फिर पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी पर, या फिर उत्तरी घाट पर। तो आसान प्रश्न, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, हिमालय पर। भारत में हिमालय क्षेत्र में अधिकतम जो होता है भूस्खलन की घटनाएं होती है, क्योंकि यह क्षेत्र भूकंपीय ग्रस्त जोन यानी भूकंपीय ग्रस्त जोन 4 के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ भूकंप एवं भूस्खलन की संभावनाएं अधिक पाई जाती है और अधिक घटित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक चारण का परिणाम है, यानी अधिक चारण का क्या परिणाम होता है। मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, या फिर ताप प्रदूषण, या फिर जलवायु प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा बी। अत्यधिक चारण का परिणाम मृदा अपरदन होता है, क्योंकि पशु चारण से भूमि को ढकने वाली घास एवं वनस्पतियां जो होती है नष्ट हो जाती है, तथा जल एवं वायु मृदा के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस प्रकार निरंतर मृदा का कटाव होता रहता है, जो अंततः मृदा अपरदन का एक विशाल रूप ले लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, या फिर सिस्मोग्राफ, या डी में है हाइग्रोमीटर। तो सही है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ए, बैरोमीटर। यानी वायुदाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसमें पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, Hg यानी पारा धातु का। और बाकी हम लोग देखते हैं जो यंत्र है और उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है। जैसे देखते हैं थर्मामीटर, ये मनुष्य के शरीर के तापमान को नापता है। ठीक है, ये मनुष्य के शरीर के तापमान को मापता है, ताप को मापता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। जब भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, तो उसकी तीव्रता को मापा जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है, यानी वायुमंडल में कितना आर्द्र है, कितना नमी है, उसकी आर्द्रता को मापा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर कहता है कि वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है। यानी वायुमंडल में जो गैस पाए जाते हैं उसमें से 99% सिर्फ 2 ही गैस मिलकर बना हुआ है। कौन कौन गैस मिलकर बना हुआ है, ऑप्शन देखिए, सही आंसर मारिए। ऑप्शन ए में देखिए ओजोन और ऑक्सीजन, बी में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, और डी में है आर्गन और ओजोन। तो क्लियर है, आप जान रहे होंगे इसका आंसर बी होगा, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हम लोग देखते हैं कि कितना कितना परसेंट पाया जाता है। वायुमंडल में जो 99% भाग बना है, जिसमें ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। देखिए दोनों को जोड़िए तो 99% हो गया। अब उसमें से वायुमंडल में शेष गैस 1% है, जो विभिन्न प्रकार के गैसों से मिला है, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्रिप्टन, जेनन इत्यादि। इसमें से मुख्य रूप से याद रखिए, यहाँ पर आर्गन गैस जो होता है 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है 0.03%। ठीक है, बाकी बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इतना 4 गैस मुख्य रूप से आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन को होता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है, हम लोग गोलार्ध जान रहे हैं, देखिए जो विषुवत रेखा होता है इक्वेटर से
इधर जो होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं और उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर डी होगा 22 दिसंबर। ठीक है, यानी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्योंकि रीजन है इसका, किस कारण होता है वो भी जानिए। इस दिन सूर्य की जो किरणें जो होता है मकर रेखा पर, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये परपेंडिकुलर यानी लंबवत पड़ती है। ठीक है, यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? यानी इग्नियस रॉक्स का कौन सा उदाहरण यहाँ पर है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर डी होगा ग्रेनाइट। यानी ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो पिघले मैग्मा के ठंडा होने से, और जो पिघले मैग्मा ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर वो ठोस हो जाने से ये इसका निर्माण होता है। ये रवेदार होता है। ठीक है, इसके परतें तथा है ना पूरा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें फसिल्स जो होते हैं इसमें लेयर यानी परत और जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टाने का प्रमुख उदाहरण आप जरा याद रखिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट एंड पेरिडोटाइट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो 51 से लेके आगे चलेंगे और दो तीन वीडियो बनेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें बहुत सा क्वेश्चन आपको टेट एग्जाम में यहीं से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, बाय।